हेलो बच्चों, तो रिवीजन टेस्ट सीरीज में 13 फरवरी आज का दिन बेटा। आज का सिलेबस जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, 2 से 3 क्वेश्चन नीट में इससे आता है बच्चा लोग। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड, पुराने जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वह आपके इसमें दिए गए हैं, ध्यान से अच्छे से लगाइए, ठीक है। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्लाइडिंग एक्सेलेरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो आप जानते होंगे कि जो एक्सेलेरेशन स्लाइडिंग होता है वह कितना होता है, जी साइन थीटा। और रोलिंग एक्सेलेरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन ये जानते होंगे, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। टाइम ऑफ डिसेंट ऑन इंक्लाइन प्लेन, हाँ वही रोलिंग का ही है, तो ये क्या होता है 1 बाई साइन थीटा रूट में 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ डिसेंट ऑन इंक्लाइन प्लेन, वेलोसिटी ऑफ डिसेंट क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर सी होगा, ए आर है, बी एस है, सी क्यू है, डी पी है। चलिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। नहीं भाई, फोर्स पे तो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। नहीं, छोटे बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर सकता है, बड़े बॉडी के लिए ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है, हाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होंगे, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्ट। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर वन मीन्स द स्मॉल एफर्ट। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, जरा देख लें। हाँ, क्या कर रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, ध्यान दीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वह लोड अपॉन कितना होता है, एफर्ट होता है। ये लोड अपॉन क्या होता है, एफर्ट होता है। तो अगर ये ज्यादा है तो एफर्ट ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, और लोड ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है। दूसरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज लाई इनसाइड, नहीं बाहर भी लाई कर सकता है। इफ मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट एंड रेडियस डिक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ऑल्सो डिक्रीज। तो अब इसमें देखो क्या होता है, आप एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट होगा, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। तो जो हाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, किसका, जो हाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। तो ये बताओ, आर अगर घटा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, तो टाइम पीरियड भी घटेगा। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। टॉर्क ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, सही कह रहा है। जैसे ये देखिए, ये पोजीशन वेक्टर है अगर, और अगर ये फोर्स है तो टॉर्क हमेशा इनके प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब टाउ एफ के भी परपेंडिकुलर होगा, टाउ आर के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी सही बोल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो यहां कौन हो जाएगा, ए डी एंड ई, यानी सी वाला ऑप्शन। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग वेलोसिटी एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द डिस्क इन रोलिंग मोशन। तो देखो बच्चा, जब रोलिंग मोशन होता है तो क्या होता है, ये 2 प्रकार के मोशन का सम होता है। जैसे ये आपका हो गया ट्रांसलेटिव मोशन। तो ट्रांसलेटिव मोशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेटिव मोशन में, हाँ ट्रांसलेटिव मोशन में जो होता है, इसके प्रत्येक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, प्रत्येक पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है, सब पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में ऐसे होता है, ये देखो ऐसे होता है। अब इन दोनों के मिक्सचर से रोलिंग मोशन तैयार होता है। तो रोलिंग मोशन में टॉप पे कितना हो जाएगा, ये देखो v और v मिलके कितना हो जाता है, 2v। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, 2v होगी, यानी ये वाला होगा। एट सेंटर पे यहाँ 0 होता है, यहाँ v होता है, तो ये कितना हो गया, v हो गया। तो एट सेंटर पे कितना हो जाएगा v। बॉटम पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 0 होता है। देखो बॉटम पे क्या हो जाएगा, 0। साइड ऑफ सेंटर ऑन रिम, यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका v और इसका v मिलके v√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v√2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू, डी का क्यू। पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 10, देखिए एक पार्टिकल है जिसका मास m इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल टू 3√3
is the XOY plane along the line y equal to 1 by root 3x plus 5. The magnitude of angular momentum of particle about origin. तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो पार्टिकल चल रहा है वह इस इक्वेशन के अनुसार चल रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग पार्टिकल चल रहा है, मतलब ऐसे पार्टिकल चल रहा है, ये पार्टिकल चल रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी। और ये देखिए, ये यहाँ पे स्लोप हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। भैया टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई 30। ये मान लीजिए इस तरह से पार्टिकल, इसका मोमेंटम mv है, तो mv है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा mv cos 30, और ये कितना होगा, ये mv cos 30, और ये जो हो जाएगा ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 5। तो इसके थ्रू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, mv cos 30 और इनटू इनके और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों भैया, तो m कितना दिया है 10, ये कितना दिया है 3 रूट 3, cos 30 कितना दिया √3/2 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 5 बार, 25 75 इंटू 3, 225 यूनिट। ठीक है, छोटी छोटी बातें। लाइट रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज 2 मास 6 kg and 2 kg attached its two end. The moment of inertia of system about an axis perpendicular to rod and passing through center of mass. तो यहाँ देखो, यहाँ एक 6 kg का मास है और यहाँ एक 12 kg का मास है, और ये 10 मीटर की रॉड है। आपको सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया भी है कि अगर दो मास एक लाइट रॉड से जुड़े हैं तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यल का स्क्वायर। देखिएगा इक्वल टू m1 m2 का मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 18 इंटू 100। ठीक है भैया, 6 त्रिक 18, 3 से 4, यानी 400 kg मीटर स्क्वायर। स्मॉल मास अटैच टू स्ट्रिंग रोटेट ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। टॉप ऐसे देखिए, स्मॉल m है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। इफ द टेंशन ऑन स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय पुलिंग द स्ट्रिंग कॉजिंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन डिक्रीज टू 4 टाइम, मतलब इसका रेडियस जो है डिक्रीज हो गया 4 टाइम। फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो अब क्या होगा इसमें, जैसे ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम तो इसका कंजर्व होगा। तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 v2 क्या 8 हो जाएगा। बोलिए भाई, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो m1 v1 r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा m2 v2 क्या 8 हो जाएगा। क्यों, सही है। अब m1 देखिए कितना मास हो गया, m हो गया v1 v r, m2 कितना हो गया m2 m है, v2 r2 कितना हो गया r/4, यानी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई 4 गुना हो गई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जरा देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये 4 टाइम्स है तो इसका मतलब 16 हाफ mv² हो गया, यानी पहले का 16 टाइम्स हो गया। कितने हो गए पहले का 16। अब क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो फाइनल कितना है 16 है, 16 में से एक जाएगा 15, 15 इंटू 100 का मतलब कितना हो जाएगा 1500%। 1500% इंक्रीज करेगा, क्या करेगा 1500% इंक्रीज करेगा। 8वां क्या करा, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मास 10 kg एंड 4 kg। चलिए भाई, एक मास कितना है, ये 10 kg है, और ये देखिए ये मास कितना है, ये 4 kg है, 10 kg एंड 4 kg। इफ द पार्टिकल ऑफ मास 10 kg पुश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस 12 मीटर, मतलब कितना पुश हो रहा है भैया 12 मीटर पुश हो रहा है। What distance would be particle of mass 4 kg move so to keep the center of mass particle at the original position। ठीक है भाई, तो मान लो ये R2 आ रहा है,
तो आप जानते हैं कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो उस कंडीशन में उसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होता है। यानी इसके लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, m1r1 इक्वल टू m2r2। तो अगर ये 10 वाला कितना जा रहा है 12, 4 वाला कितना जाएगा, इसको निकालने के लिए कितना होगा r2 इक्वल टू 30 मीटर। कितना जाएगा 30 मीटर, ठीक है ना भाई, हाँ 30 मीटर जाएगा। अब आइए देखिए स्क्वायर शीट, हाँ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 1 मीटर, साइड देखिएगा स्क्वायर शीट है, साइड 1 मीटर है। अरेंज अकॉर्डिंग टू डायग्राम, मतलब एक स्क्वायर शीट ये है, एक स्क्वायर शीट ये है, एक स्क्वायर शीट ये है, एक स्क्वायर शीट ये है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ। ठीक, तो मान लेते हैं प्रत्येक का एरिया, मतलब अगर साइड 1 है तो प्रत्येक का एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी 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 एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां से सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है उसको आप लोग क्या मान लें, ओरिजिन मान लें, ये ओरिजिन मान लें। फिर जितने बॉडी कनेक्ट हैं उन सारे बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आप लोग निकालें। अब देखिए जितने बॉडी कनेक्ट हैं, जितने बॉडी कनेक्ट का मतलब, हाँ जितने बॉडी कनेक्ट हैं उन सबके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। चलिए पहले इसका निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से 1/2 चलेगा और यहाँ से 1/2, मतलब इस वाले बॉडी का क्या हो गया, हाँ ऐसे लिखते जाते हैं, नीचे वाले का इसका C1 जो हो गया, ये देखिए C1 जो हो गया, हाँ C1 जो हो गया वो क्या हो गया 1/2, 1/2 हो गया। चलिए इसका देख लिया जाए, इसका 3/2 चलेंगे 1/2, यानी ये C2 हो गया, क्या हो गया ये C2। तो C2 जो हो गया वो कितना हो गया, ये देखिए 3/2, 1/2 चलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ जरा C3 देखते हैं, यहाँ C3 देखते हैं, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ये C5 हो गया, ठीक है ना। चलिए C3 जरा देख लीजिए, C3 कितना होगा, C3 इधर से 1/2 चलेंगे, ऊपर 3/2 चलेंगे। चलिए C4, चलिए C4 क्या चलेंगे 1/2 चलेंगे, 5/2 चलेंगे, और ये देखिए C5 क्या चलेंगे 3/2, कितना चलेंगे 5/2 चलेंगे। तो इस तरह से ये सबके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया। सबका एरिया पता ही है, सबका एरिया 1 है, तो पहले XCM निकाल लीजिए। XCM इक्वल टू क्या करेंगे, XCM इक्वल टू 1 × 1/2 प्लस 1 × 3/2, एरिया ले रहे हैं 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/2 और प्लस 1 × 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 3 × 1 4, 1 5, 1 6, 3 9, 9/10 हो गया, 9/10 हो गया XCM। तो 9/10 एक ही में है, चाहो तो उसी तरह मार दो, लेकिन YCM भी निकाल लो। YCM क्या हो जाएगा जरा देखो, एरिया 1 1/2, 1 1/2, 1 3/2, 1 5/2, 1 5/2 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 5 10, 3 13, 14, 14 1 15, हाँ 15/10, 15/10 का मतलब क्या हो गया 3/2। कौन सा हो रहा है भैया, ये बी वाला ऑप्शन हो रहा है। कौन सा हो रहा है बी, तो 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10 देखिए, for each 5 kg mass of solid sphere placed at the corner of square of side 2√2 meter. Radius of solid sphere is 1 meter. Find moment of inertia of system through center of square perpendicular to plane of square. तो ये देखिए इस तरह से एक स्क्वायर यहाँ पे है, एक स्क्वायर यहाँ पे है, एक स्क्वायर यहाँ पे है, एक स्क्वायर यहाँ पे है। चलिए भाई देख लीजिए इस तरह से स्क्वायर दिए गए हैं। ये डिस्टेंस 2√2 दिया गया है, ये डिस्टेंस 2√2 दिया गया है। मास जो दिया गया वह कितना दिया गया 5 5 5 5। अब देखिए इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है भाई। इनके और ये सेंटर ऑफ मास है, इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है ना भाई। सेंटर ऑफ मास है तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाँ ध्यान दें, सेंटर ऑफ मास है तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस हाँ क्या हो जाएगी, ठीक है ना भाई। सेंटर ऑफ मास दिया गया है तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है भाई। 5 5 दिया गया है और ये डिस्टेंस दी गई है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा, ध्यान दें 2√2, ये 2√2 दिया है तो
2√2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए 2√2 अपॉन कितना, हाँ 2√2 अपॉन ये क्या हो जाता है भैया, अरे 2√2 है ना, तो √2 होगा, फिर √2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारे ख्याल से कितनी आएगी, अच्छा कुछ भी मान लीजिए, जैसे ये पूरी डिस्टेंस कितनी आएगी, 4 आएगी, 2√2 है तो कितना आएगा 2√2 यानी 4 अपॉन 2 कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस 2 आ रही है, कितनी आ रही है 2, सही है ना। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, तो पहले इसका निकालिए, मतलब एक का निकालिए, फिर 4 टाइम कर दीजिए, तो इसके लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस का यूज करें। देखिए इसका इसके थ्रू निकालें, तो इसका जब इसके थ्रू निकालेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2/5, m कितना है 5, r कितना है 1, प्लस ये कितनी डिस्टेंस है 2, यानी 5 इंटू कितना, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या होगा 5 कट जाएगा, 2 और 5 के 20 कितना हो गया, 20 ही होता है, ये 22 हो गया, ये एक का निकल गया। ऐसे ही इनके कारण भी होगा, इनके कारण भी होगा, इनके कारण भी होगा, तो सबका जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4I1, यानी 22 इंटू 4 का मतलब क्या हो जाएगा 88 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिएगा 88 kg मीटर स्क्वायर, यानी 88 kg मीटर स्क्वायर हो गया, ये देखिए 88 kg मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, 88 kg मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा, बी। तो ये हो गया 10 के बाद चलते हैं 11 क्या कह रहा है भैया, तो देखिए 11 कह रहा है, 11 कह रहा है कि 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर ईच रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, एंगुलर वेलोसिटी एक का कितना दिया है 4 दिया है और एक का 2 दिया है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस टू रोटेशन, फाइंड लॉस ऑफ रोटेशन। तो बेटा इसके लिए आपको फार्मूला मैंने बताया है कि लॉस ऑफ रोटेशन का फार्मूला हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, ω1 माइनस ω2 का क्या होल स्क्वायर, ω1 माइनस ω2 का क्या होल स्क्वायर, तो हाफ I1 I2, तो ये देखिए डेल्टा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो गया, I1 कितना दिया गया है जरा, I1 देखिए 4 दिया है, I2 कितना दिया है 2, अच्छा नहीं सबका सेम है, चलिए 4 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये देखिए 4 4 8 और 4 चौक 16, ये पूरा कट गया, ये क्या हो गया 4 आ गया, कितना आ जाएगा 4 जूल आ जाएगा, चलिए एकदम सही है। 12 ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास दिया है 100 kg एंड रेडियस 1 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, कोई भी सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके थ्रू वो रोटेट कर रहा है ऐसे टू। ए मासलेस स्ट्रिंग वाउंड राउंड द सिलेंडर विथ वन एंड अटैच्ड टू द अदर हैंगिंग फ्रीली, टेंशन इन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए यह जो टेंशन होगा ये इस पे एक टॉर्क लगाएगा, यानी टेंशन इनटू आर, और उसको रोटेट करेगा तो किसके बराबर होगा आई अल्फा, तो T इंटू आर सॉलिड सिलेंडर कितना होता है हाफ mr स्क्वायर, अल्फा दिया ही है, या T इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m r अल्फा, या हाफ m कितना दिया है, ये देखिए कहाँ हो m तुम, m दिया है 100, देखिए m जो दे दिया है वह कितना दे दिया है 100 दे दिया है, तो m जो दे दिया है वह 100 दे रहा है, m 100 एंड रेडियस 1 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट, हाँ m 100 दिया, रेडियस 1 है, अल्फा रिवॉल्यूशन में है तो उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, रेडियन बदलेंगे तो क्या करेंगे 10 इंटू 2 पाई, 10 इंटू 2 पाई, 2 कट गया, देखिए 1000 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है, तो 2 इधर करेगा 1 0, यानी सी वाला आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट और कौन इनकरेक्ट है, करा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम मास एंड रेडियस ऑफ डिस्क टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग, मतलब डिस्क का टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, डिस्क का टेंजेंट पर, ये देखो ये डिस्क है, डिस्क का टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना होता है, ये होता है 3/2 mr स्क्वायर,
और रिंग का टेंजेंट पैरेलल कितना होता है 3/2 mr²। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब पहला बहुत सही कह रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी इज ग्रेटर देन हॉलो बॉडी ऑफ सेम मास। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो बॉडी का ज्यादा होता है। अच्छा, इनकरेक्ट खोजना है जी, तो ये इनकरेक्ट है। चलिए इनकरेक्ट वाले को सही कर लिया जाएगा। When angular momentum conserve moment of inertia increase rotational kinetic energy also increase। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये होता है एंगुलर मोमेंटम के केस में ये। तो ये बताओ, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, इंक्रीज थोड़ा करेगी। गलत है। When angular momentum conserve angular velocity increase rotational kinetic energy also increase। तो उस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला होता है क्लास में मैंने बताया है यल ओमेगा होता है। क्या होता है? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये देखिए एंगुलर मोमेंटम यल ओमेगा होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर, तो अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। एकदम सही है। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv² होता है, और ये कितना होता है? हाफ mv² k² यानी 2/5। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन एनर्जी जो होती है वह रोटेशनल एनर्जी से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ई भी गलत है। When tunnel dug along any diameter of earth and we move from one end to opposite end, angular velocity of ठीक है, angular velocity of earth decrease and we move from one end to opposite end, angular velocity of earth decrease। ठीक है, डिक्रीज। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, टनल डग अलोंग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये जरा करेक्शन नोट कर लीजिएगा, इसको करा दीजिएगा। फिर यहाँ क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। अभी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ फोटो खींचिए। ऑब्जेक्ट डिक्रीज। ठीक है, तो व्हेन टनल डग अलोंग एनी डायमीटर, तो ये देखो होता क्या है, हाँ, डिक्रीज और इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए आर घटेगा, आर घटेगा तो आई घटेगा, आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, आर घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। अब फिर इधर जाएंगे तो इसीलिए ये भी गलत ही है। ठीक है ना, ये भी हाँ गलत ही है। तो कौन कौन इसमें सही हो जाएगा भैया? हाँ, गलत वाले कौन कौन है? बी सी ई एफ। बी सी एफ का मतलब सी वाला है। इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, देखना। हाँ, फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा? क्या दे रहा? 4 आइडेंटिकल पॉइंट मास m अरेंज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखिए इस तरह से अरेंज है। ये 4 पॉइंट मास है। एक 4 पॉइंट मास ये है, यहाँ है, यहाँ है। देखिएगा 4 पॉइंट मास इस तरह से अरेंज है। करा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू एनी डायगोनल। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट ए माने कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन नोट करिए। हाँ, पॉइंट ए कैपिटल होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू एनी डायगोनल ऑफ स्क्वायर। हाँ, पैरेलल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो अब देखिए इसके लिए क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का है। हाँ, पॉइंट मास का है, यानी क्या दिया गया है यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मास दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट मास दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट मास दिया है, यहाँ पे ऐसे कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ऐसे। तो याद रखना, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? पहले वाले का ये डिस्टेंस ली जाएगी, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r/√2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जरा बताना? r/√2। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जरा बताना? r√2 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, mr²/2 हो गया। इसका क्या हो जाएगा? mr²/2 हो गया। इसका क्या हो गया? 2mr² हो गया। यानी क्या हो जाएगा? 3mr²। 3mr²। तो ए वाले का कितना हो जाएगा? यस। ठीक है, ए वाले का यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। हाँ, मतलब डायगोनल के थ्रू अगर निकाल रहे हैं तो ये देखो डायगोनल के थ्रू निकाल रहे हैं, इसके थ्रू। तो इनके थ्रू तो 0 होगा, खाली ये बचेगा, ये होगा r/√2 और ये क्या होगा? r/√2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा जरा बताना? mr²/2। इसका बताना mr²/2, यानी क्या हो जाएगा? mr²। तो पहले वाले का कितना हो गया? 3mr²। दूसरे वाले का क्या हो गया? खाली mr² हो गया। क्या हो गया? अब सी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एडी। एडी का मतलब ऐसे ऐसे, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा? mr² यानी 2mr²। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सी
परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ऐसे, थ्रू सी परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे। तो अगर ऐसे होगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा mr², इसका कितना होगा mr², इसका कितना होगा 2mr², यानी 4mr², कितना हो जाएगा 4u। तो यानी कौन सा सही हो गया, ए वाला सही हो गया, आंसर ए। 15 स्टेटमेंट फंक्शन, कपल प्रोड्यूस रोटेशनल एंड लीनियर मोशन। नहीं भाई, कपल केवल और केवल रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। हाँ, तो इसका मतलब ये गलत है। A circular disc made of using Fe and Al for minimum moment of inertia, Fe at interior and Al surrounding। ठीक है, तो ये सही कह रहा है। जैसे इसकी डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एल्युमिनियम की डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। ठीक है ना भैया, तो मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करने की वजह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किनारों पे कम मास है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, यानी डी वाला होगा, यानी सही है, पहला गलत है। फिर देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास m रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, ए स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r/2 रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओरिजिनल डिस्क अबाउट द एक्सिस एज गिवन एबव। ठीक है, हाँ, मतलब जब कुछ न दिया गया हो तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू पूछा जा रहा है। कहाँ से पूछा जा रहा है? ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, रिमेनिंग पार्ट के लिए हमने आपको बताया है, क्लास में भी बताया है। रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, आई होल पार्ट का माइनस आई कट पार्ट का। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, होल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू? इस पॉइंट को ओ मान लिया जाए, ओ के थ्रू, और कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू? ओ के थ्रू। कट पार्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू? ओ के थ्रू। ठीक, तो होल पार्ट का भी, तो ये बताइए होल पार्ट है पूरा क्या? डिस्क है, डिस्क का ओ के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जरा बताइए? हाफ mr²। माइनस, अब कट पार्ट का देखिए, कट पार्ट का r/2 रेडियस काटा गया, तो कट पार्ट का मास कितना होगा? m/4। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास m/4, रेडियस r/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओ के थ्रू निकालना है, तो हमको अब थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के थ्रू निकालना है। तो ये डिस्टेंस r/2 हो जाएगी। ठीक है, थियरम ऑफ पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा? m/4 इंटू इनके और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दिया जाए। ये क्या हो जाएगा? mr²/2 माइनस ये 2 दूनी 4 दूनी 16 32 mr²/32 और प्लस ये क्या हो जाएगा? mr²/2 दूनी 4 दूनी 16। तो ये क्या हो जाएगा? mr²/2 माइनस 3mr²/32। एलसीएम आया 32, ये क्या हो जाएगा? 16mr² और ये 3mr²। तो 16 में से 3 जाएगा, 13/32 mr²। है कोई ऑप्शन? एकदम है, डी वाला है। आंसर कौन सा है? डी है। फिर देखिए, टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज ये वुड बी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? r×f करना पड़ेगा। r×, हाँ, मतलब i है, j है, k है, ये r है, और ये f कितना दिया है भैया? f जो दिया है वह 2i है प्लस j है प्लस 2k है। तो इसका मतलब r×f का मतलब क्या हो जाएगा? i, ये देखिए इसको पकड़ेंगे, 2 - 1 माइनस j 2 - 2 प्लस k। ठीक है, प्लस के कितना होगा? 1 - 2। तो ये तो पोर्शन 0 हो गया। ये क्या बचा? i - k।
पाई माइनस के है कोई, सी वाला है। छोटा छोटा क्वेश्चन करा है। ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विथ ए आइडियल लिक्विड ऑफ मास 2m and closed at the both end. The tube is rotate uniformly in the horizontal plane about one of its end. If the force exerted by the liquid at the other end is F, then angular velocity. तो भैया अगर मान लीजिए कोई ट्यूब ये पानी से पूरी भरी हुई है और इसको हम एंगुलर वेलोसिटी से दबा रहे हैं, तो अब इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। चूंकि ये वेरिएबल है मास, तो इसीलिए आप जानते होंगे कि इस पे, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वही फोर्स अब किनारों पे हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जो फोर्स होता है वह कितना होता है, F इक्वल टू हाफ यम। यम कितना है 2m। आर कितना है भैया, आर कुछ दिया है 1 मीटर, हाफ यम, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ बाई एम। एफ बाई एम तो है ही, अल्फा क्या होगा 1 होगा, तो आंसर ए होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन। नीट ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r allowed to roll without slipping from the highest point of inclined plane length l। मतलब इस तरह से ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग मतलब रोल कर रहा है, ठीक है। थीटा दिया है, ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ l दी गई है। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ प्लेन इज v1 if the angle of inclination is increased to 45 degree while keeping L constant, then the new speed of the sphere at the bottom of plane is। तो देखो बेटा, हमने आपको 2 फार्मूला बताया था। हमने कहा था वेलोसिटी अगर हाइट के टर्म में होगी तो थीटा से इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन अगर लेंथ के टर्म में होगी, ये देखो लेंथ के टर्म में हमने क्या फार्मूला बताया था, याद करो, 2gl sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी अगर थीटा के टर्म में होगी, समझ रहे हो ना बात को, थीटा के टर्म में होगी तो इसका मतलब ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ये देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में l साइन थीटा, यानी v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, ठीक है ना। हाँ, साइन पहले कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का मतलब कितना हो गया, 1/√2 का मतलब क्या हो गया 1/√2। तो देखना v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर पूछा, तो आंसर होगा 1/√2। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन। कंसिडर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with the center located at the origin। ये देखो ये है 20 सेंटीमीटर का, ये है 20 सेंटीमीटर का, सेंटर लोकेटेड एट द ओरिजिन। A circular hole of radius r 5 centimeter cut from the disc in such a way that the edge of hole touch the edge of the disc। मतलब ऐसे काटा जा रहा है, ऐसे काटा जा रहा है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से 15 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा ये 15,0 हो जाएगा, 15,0। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेजिडुअल और रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द ओरिजिन विल बी, मतलब यहीं से बताना है। तो ये बताओ ये क्या है, 1/4 काटा गया है, तो इसका एरिया अगर A1 हम A लेते हैं तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये बताइए। 1/4 इसका एरिया हो जाएगा A/16 हो जाएगा कट वाले का। अब केवल हम एक काम करते हैं, कट वाले के एरिया को निगेटिव ले लेते हैं, मतलब XCM इसमें क्या होगा, XCM होगा, YCM तो होगा नहीं, YCM तो 0 होगा, तो XCM कितना हो जाएगा 0 इंटू A/16, सॉरी 0 इंटू A माइनस कट पार्ट के मास को, एरिया को, मास को माइनस ले लिया गया। ये देखिए 15 इंटू A कितना 16 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन A माइनस A कितना 16। तो 15/16 बचेगा, यहाँ भी 15/16, यहाँ भी बचेगा। अच्छा, यहाँ भी 15/16, यहाँ भी 15/16, कट पीट के क्या आ जाएगा -1, मतलब इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। कितना खिसक जाएगा 1 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन।
21 क्वेश्चन कर रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर डिस्क दिया है जिसका रेडियस आर है एंड मास m kg रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड द एंगुलर पोजीशन हाउ मच पावर। तो पावर के लिए हमको क्या चाहिए, टाउ और ओमेगा चाहिए, ध्यान दीजिएगा टाउ और ओमेगा। तो चलो दोनों निकाल लेते हैं, पहले इस निकलेगा सब, डिफरेंशिएट एक बार कर लेते हैं। चलो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा निकलेगा यानी 10t-8। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा निकलेगा 10। टी की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 10 दूनी 20, 20 में से 8 जाए, 20 में से 8 जाए 12। अब करा है टाउ, बताओ टाउ कितना होगा, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर है, सर्कुलर डिस्क है तो टाउ पावर पी इक्वल टू क्या होगा, टाउ ओमेगा। टाउ क्या होगा, आई अल्फा ओमेगा, आई क्या होगा हाफ एम आर स्क्वायर, अल्फा क्या होगा 10, ओमेगा कितना होगा 12, 2 कितना होगा 6, ये कितना होगा 60 एम आर स्क्वायर। है कोई फार्मूला, एकदम है। फिर आइए 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, देखिएगा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या दे रहा है, हाँ m दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m दे रहा है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन ए वर्टिकल एक्स वाई प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस with an initial velocity v naught, the magnitude and the direction of angular momentum of object with respect to origin when it reaches at the maximum height will be। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से, ये देखो ये x एक्सिस है और ये देखो ये y एक्सिस है। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है 45 डिग्री पे ऐसे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना हो, लीनियर मोमेंटम कितना होगा, कितने 45 डिग्री पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वह कितना हो जाएगा, ये देखिए mu cos थीटा आई कैप हो जाएगा। अब जब इसके थ्रू में करा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा एच जे कैप। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एच जे कैप पहले लिखना और mu cos थीटा आई कैप, जिसका मतलब आंसर होगा माइनस के कैप में, तो माइनस जेड एक्सेस, या तो डी वाला सही होगा या तो ए वाला सही होगा, बी सी तो हो ही नहीं सकता। आप देख लेते हैं ए और डी में कौन सही है, हाँ ए और डी में कौन सही है। एच क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू mu cos थीटा, जे क्रॉस आई कितना हो गया माइनस के कैप, या u कितना हो जाएगा, ये देखिए u तो कुछ नहीं दिया है, थीटा दिया है, तो साइन 45 1/2 कॉस 45 1/√2 यानी mu क्यूब अपॉन 4√2g माइनस के कैप। कौन सा आंसर है भैया, डी। फिर आ जाइए 23, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स along an inclined rough plane, इंक्लाइनेशन 45 डिग्री, इंक्लाइनेशन कितना है, if it start to roll from rest from the top of plane then the linear acceleration of cylinder axis will be, हाँ मतलब linear acceleration of cylinder axis, हाँ तो रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ रोल, तो रोल कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है इंक्लाइन प्लेन पे, बताया था कल ही, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या होता है आर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा जब भी रोलिंग होगा तो जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब क्या है, डिस्क है जी साइन 45 1/√2 हो गया, डिस्क है 1 + 1/2 हो गया बेटा, g बाई √2 हो गया बेटा, 3/2 हो गया, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है √2, अच्छा हाँ √2 g/3 यानी सी वाला। 24, a solid sphere rolling without slipping on the horizontal plane, the ratio of linear kinetic energy to the center of mass of a sphere and rotational kinetic energy, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भैया हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
कट गया, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 होगा, यानी 5/2। कौन सा होगा? 5/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन। A solid sphere and hollow sphere of same mass and of same radius are rolled on an inclined plane. Let the time taken to reach the bottom by the solid sphere and hollow sphere be t1 and t2. Then तो आप जानते हैं कि अगर रोल कर रहे हैं, स्लाइड में तो दोनों समान पहुंचते हैं, लेकिन अगर रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा। अब जिसका 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम होता है उसका टाइम क्या होता है? कम होता है। जिसका 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम होगा, उसका टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका टाइम कम हो जाएगा। तो 1 + k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टाइम उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब क्या करते हैं भैया, यहाँ हम 1 + 1 रख देते हैं, ठीक है, सॉरी 1 + 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? रूट में 1.4। और हॉलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? ये देखिए, हॉलो स्फीयर के लिए 1 + 2/3 यानी रूट में 1.67, यानी t1 < t2। ठीक है, पहले कौन आएगा? सॉलिड। द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेन, ये देखिए, थिन रेक्टेंगुलर प्लेन with sides of length A and B whose mass per unit area sigma is equal to sigma naught x upon AB would be sigma naught x upon AB would be sigma naught x upon AB would be। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अब इस कंडीशन में देखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विथ साइड्स ऑफ लेंथ A and B whose mass per unit area सिग्मा वेरी कर रहा है। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, सिग्मा केवल एक्स एक्सिस में ही वेरी कर रहा है, तो एक चीज तो कंफर्म है, ठीक है, वाई एक्सिस में नहीं वेरी कर रहा है। तो वाई एक्सिस में नहीं वेरी कर रहा, तो वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास b/2 होगा। अब या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये नहीं, बस ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस में वेरी कर रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे? डीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डीएम। तो डीएम निकालने के लिए मान लीजिए ये हमने निकाला क्या? ये डिस्टेंस dx, dx, और इसकी लेंथ कितनी है? p है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? डीएम। तो डीएम के लिए बेटा क्या होगा? डीएम के लिए होगा सरफेस मास डेंसिटी, मास अपॉन एरिया होता है, यानी सिग्मा इंटू ए। अब डीए, अब ये क्या होगा? सिग्मा इंटू डीए कितना होगा? डीए देखिए क्या होगा? बी लंबाई हो गया, डीएक्स चौड़ाई हो गया, यानी बी इंटू डीएक्स। ध्यान देना। अब सिग्मा कितना है जरा देख लो, बस वही डीएम निकालना है, जहां डीएम निकाले तहां बल्ले बल्ले। उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ नहीं है, सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी, ठीक है, वो बी डीएक्स नहीं किए हैं क्या? सिग्मा बी डीएक्स, सॉरी, अरे भाई इसका डीएक्स है ना, तो सिग्मा बी डीएक्स, सिग्मा बी डीएक्स, तो बी हो गया डीएक्स। देखिए बी से बी कट गया, यानी डीएम क्या आ गया? ये देखिए सिग्मा नॉट अपॉन ए एक्स डीएक्स। अब एक्सीएम कितना होता है? वाईसीएम फिक्स है, वाईसीएम में वेरी नहीं कर रहा है, तो एक्सीएम कितना होता है बेटा? एक्सीएम होता है, ये देखिए क्या, कहां से कहां तक लिमिट जाएगी? 0 से लेके ए तक। कहां तक जाएगी? 0 से लेके ए तक। और एक्स डीएम का मतलब सिग्मा नॉट अपॉन ए एक्स डीएक्स। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम 0 से ए, ये देखिए 0 से ए सिग्मा नॉट अपॉन ए, ठीक है, एक्स डीएक्स। कांस्टेंट को काट सकते हैं और किसी को नहीं, तो ये देखिए ये क्या होगा? एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, या कट्टम कुट्टम हो गया, या क्या हो गया? 2x बाई 3, या ए आ गया, एक्स आ गया ए, यानी कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? ए वाला होगा। तो बस इसमें एक ही चीज ये क्लियर करना था। जैसे हम इस तरह का क्वेश्चन कराए हैं, आप चाहें तो जैसे रॉड वाला नहीं क्वेश्चन कराए थे, 2/3 आया था। अब अगर कोई बच्चा स्मार्ट बच्चा होगा तो देखेगा नहीं, कहेगा सर रॉड वाला तो क्वेश्चन कराए थे, एक्स के अनुसार वेरी कर रहा था, उसका 2/3 आया था।
तो यहाँ पे चूंकि वाई एक्सिस भी आ गया है, तो वाई एक्सिस में तो वेरी कर नहीं रहा है, तो केवल एक्स एक्सिस में वेरी कर रहा है, तो इसका आंसर 2/3 p/2 है। ठीक है ना भाई, पुराना ये भी नीट के क्वेश्चन से रिलेटेड है। 27 क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क रोटेटिंग along the diameter is 2 times higher than moment of inertia of ring rotating in similar way। हाँ, मोमेंट ऑफ सॉलिड डिस्क थ्रू डायमीटर, सॉलिड डिस्क का कितना होता है बेटा, जरा सॉलिड डिस्क का बताओ। सॉलिड डिस्क का होता है 2/5 mr1²। ठीक है, अपॉन ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क डायमीटर के थ्रू, डिस्क का डायमीटर के थ्रू कितना होता है, हाफ mr² होता है, सेंटर ऑफ मास के 1/4 mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क रोटेटिंग अलोंग अ डायमीटर हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर which has same radius as the disk, moment of inertia of solid sphere which has same radius as the disk and rotating in similar way is n times higher than the moment of inertia of given ring। अरे का दे दिया है, given ring। Here n is equal to consider the body have equal masses। अच्छा, बॉडी का मास इक्वल है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर विच हैज सेम रेडियस एट द डिस्क एंड रोटेटिंग इन सिमिलर वे इज n टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, हाँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर विच हैज सेम रेडियस। अच्छा, पहले देखो क्या है, कंसिडर द ऑल बॉडी हैव इक्वल मास। हाँ, सारे बॉडी का मास इक्वल मानो भैया। पहले में रेडियस नहीं बरोबर कह रहा है, कि कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क, देखो ही फंस गया, रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर इज 2.5 टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए 2.5 हायर देन है। आइए, रेडियस को तो अलग अलग मानिए क्योंकि खाली मास को कह रहा है, हाँ, और कुछ नहीं है। तो 2.5 का मतलब 5/2 हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो ये m से m कट जाएगा, 5/2 ले लेते हैं। और ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ठीक है, 2/5 हो गया, 2/5 हो गया, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 25/4, 25/16 हो जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कितना हो जाएगा, हाँ 16 हो जाएगा। यानी r1 अपॉन r2 बेटा क्या हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 4। देखो r1/r2 क्या हो गया, 5/4 हो गया। बस अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब क्या कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर which had same radius as the disk and same radius has the disk, same radius has the disk and rotating in similar way in n times higher than a moment of inertia of given ring। ring here n is equal to कितना हो जाएगा, consider all bodies have, ठीक है, क्या करा है, all bodies have equal masses। ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, इसमें इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कर दीजिए। तो सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा जरा बताना, सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो जाएगा, वो तो चलेगा ही। हाँ, मतलब अब वही काम करना है। जैसे देखिए यहाँ सॉलिड स्फीयर का, और ये देखिए किसका कर देना है, रिंग का। रेडियस का रिलेशन तो निकलेगा ही है, मास आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ से n की वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा। ठीक, अब 2 आयरन सॉलिड डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस है तो r1 r2 इक्वल टू 2 r1, द रेशियो ऑफ i1 i2। तो ये देखिए डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, i1 अपॉन i2 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 m1 r1 स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 r2 स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन में बोला है आयरन है, इसका मतलब सिग्मा सेम है, सिग्मा सेम है तो मास जो होगा वह क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर, और मास m2 जो होगा वह क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर, या m1 बाई m2 कितना हो जाएगा, r1 बाई r2 कितना हो जाएगा, 1/4। तो चलिए भाई m1 बाई m2 कितना हो गया, 1/4 हो गया, r1 बाई r2 क्या हो गया, 1/4 हो गया, यानी आंसर आ जाएगा 1/16। देखिए मास भी वेरी करेगा, रेडियस भी वेरी करेगा। अब 29, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कितना दिया गया है, 250 ग्राम दिया गया। कि यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कितना है,
हाँ 250 ग्राम है, ये अच्छी बात है, 250 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म है तो एकदम बीचों बीच लगेगा, बीचों बीच लगेगा। ठीक है, लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर पे होगा। कितने पे होगा? 50 सेंटीमीटर पे, यानी 50 सेंटीमीटर पे 250। आंसर ग्राम में ही आएगा। ये जी हमारा ग्रेविटी वाला है। बैलेंस्ड ऑन द शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, बैलेंस ऑन द शार्प एज 40 सेंटीमीटर, मतलब यहां से बैलेंस है 40 सेंटीमीटर पे। कितना? 40 सेंटीमीटर पे। ए मास ऑफ 400 ग्राम सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर। ये देखिए 400 जी यहां सस्पेंडेड है 10 सेंटीमीटर पे। द मास टू बी सस्पेंडेड एट द 90 सेंटीमीटर मार्क, यानी 90 सेंटीमीटर का मतलब यहां करा कितना मार्क्स सस्पेंडेड होगा। मान लो यम होता है, यम जी। अब हमने आपको तरीका बताया था, पहले तो चित्र समझ गए। अब हम कहते कि जिसके थ्रू क्या है, ठीक है, क्या कर रहा है, बैलेंस्ड है, वहां जाके बैठ जाओ। आओ यहां पे बैठ जाओ, बोला था कि नहीं। उसके बाद सारे मास को अपनी तरफ बुलाओ। तो इसको बुलाओगे तो कैसे पाओगे बेटा? ऐसे। इसको बुलाओगे तो ऐसे, इसको बुलाओगे तो ऐसे। ये कौन वाइज हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसे होता है ना, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने की वजह से टाउ एंटी क्लॉकवाइज जो है टाउ क्लॉकवाइज के बराबर हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जो है टाउ क्लॉकवाइज के बराबर हो गया। तो अब देखो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 40 10 40 30। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10। 40 में से 90 जाए, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 50। तो ये देखो, ये क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज 400 जी इंटू 30। क्लॉकवाइज में क्या करोगे? 250 जी इंटू 10। इसमें क्या करोगे? एम जी इंटू 50। ठीक है भैया। अब आपको क्या करना है? यहाँ से 4 तियां 12 हो गया, 250 10 हो गया, इसमें से माइनस करके 50 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 190 ग्राम आ जाएगा। The coordinate of the particle with respect to origin in the given reference frame इतना। If the force इतना, ठीक है, तो कह रहा है कि भैया आपको टॉर्क बताना है इन जेड डायरेक्शन। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है? आर क्रॉस एफ। तो ये देखिए, ये क्या दिया गया? आर क्या दे दिया है? आई जे के। एफ क्या दे दिया है? एफ दे दिया है आई माइनस जे प्लस के। चलिए टाउ लगाते हैं, पहले आई लगाते हैं। आई लगाएंगे 1 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जे लगाएंगे 1 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर प्लस के लगाएंगे, देखिएगा प्लस के लगाएंगे तो के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा -1 -1। इसका मतलब टाउ जो आएगा वो कितना आएगा? 2i कैप प्लस माइनस माइनस 2k कैप। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भैया? मैग्नीट्यूड रूट में, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन जेड डायरेक्शन इज, अच्छा मैग्नीट्यूड, अच्छा जेड डायरेक्शन का पूछ रहा है, सॉरी ये देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा घुमावदार क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क नहीं पूछ रहा है, खाली जेड डायरेक्शन का पूछ रहा है। तो बेटा जेड डायरेक्शन का ये -2 है तो खाली यही वाला होगा, इसका मतलब 2 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, ध्यान से एक एक चीजों को। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या आ रहा है? 31 का रहा 3 इक्वल मासेस दिया गया है। ये देखिए 3 इक्वल मासेस आर केप्ट एट वर्टिसेस ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, ये सब ऐसे चल रहे हैं, बी ए दिशा में चल रहा है, ये सी बी दिशा में चल रहा है, ये ए सी दिशा में चल रहा है। हाँ, मतलब ऐसे चल रहे हैं, ये टुक 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 टुक। तो कह रहा है कि अगर ये कोलाइड करते हैं तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में हम आपको बताए थे। तो पहली बात, ये कोलाइड कहीं लाइन पे नहीं करेंगे, ये कोलाइड कहाँ करेंगे? जैसे जा रहे हैं यहाँ कहीं कोलाइड कर जाएंगे, यहाँ कोलाइड करेंगे, यहाँ कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करेंगे। अब जैसे इसी ट्रायंगल को हम यहाँ पे बनाते हैं, चलिए इस ट्रायंगल को यहाँ पे हम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ सेंट्रॉइड पे कोलाइड करते हैं तो इनका मोमेंटम कितना है? ये देखो EMV। अब इसके थ्रू एंगुलर मोमेंटम लेना है तो ये डिस्टेंस हमको लेनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितनी होती है? a/2√3 होती है। पक्का है ना? a/2√3 होती है, पक्का ही होगा। अब ऐसे तीनों का कितना हो जाएगा? तीनों का हो जाएगा 3
क्योंकि सब प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, mv क्योंकि सब एक दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, mv और a/2√3 हो जाएगा, या इसी को आप क्या कहेंगे 3mv√3 mv a/2, कौन सा है सी, समझ गए ना। बड़े क्वेश्चन से डरिएगा मत, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। 32 का रहा, 2 planets A and B are orbiting in common star in the circular orbit of radius RA/RB, RB इक्वल टू 2RA, मास जो है B का 4√2 टाइम्स है, एंगुलर मोमेंटम, तो कोई भी सैटेलाइट होता है उसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr होता है। mv कितना होता है रूट में, gm/, कितना होता है r होता है, r बाहर है, इसका मतलब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंदर m को ले जाएंगे, ये m उसका है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, m और r अंदर जाएगा तो √r होगा। तो ये बताओ LB, ठीक है, क्या है LB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है 4√2 है मास, और रेडियस कितना है 2 टाइम्स है, और LA कितना है भैया, ठीक है, LA जो है वो m√r है। तो ये बताओ दोनों का रेशियो बताना है, तो LB/LA, तो ये बताइए ये क्या हो गया, √2 8/1, 8/1 है कोई, खत्म है। 33 क्या करा है, ए रिजिड बॉडी फिक्स्ड इन सम वे कैन हैव आइदर प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। नहीं भाई, फिक्स्ड है इन सम वे, ठीक है, अगर फिक्स्ड है तो इसका मतलब केवल रोटेशनल मोशन करेगा, क्या करेगा, रोटेशनल मोशन, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट है। सेकंड, इन प्योर ट्रांसलेशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हाँ सही बात है, ट्रांसलेशन में रोम सेम वेलोसिटी से चलता है, रोम सेम वेलोसिटी चलता है, इसका मतलब सेकंड सही कर रहा है, ठीक है, सही कर रहा है। 34 क्या कर रहा भैया, द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पार्टिकल गिवन, करा कि वेलोसिटी बताइए, तो ये देखिए पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, तो पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया है, r इक्वल टू कितना, r इक्वल टू 10/3 t³ है कि स्क्वायर है भैया, t³ है, i कैप प्लस 5t² j कैप। तो ऐसा करो एक बार इसको धीरे से डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी लाओ, तो वेलोसिटी लाओगे तो कितना हो जाएगा 10t² i कैप प्लस 10t j कैप, एक बार और, ठीक है, एक बार और करो, ठीक है, क्या हो जाएगा 20i कैप प्लस 20t i कैप प्लस 10j कैप, t की वैल्यू 1 रख दो, t की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10/3 i कैप प्लस 5j कैप, यहाँ रख दो 10i कैप प्लस 10j कैप, यहाँ रख दो 20i कैप प्लस 10j कैप, ये हो गया। अब करा है कि कौन कौन सा करेक्ट है, तो मोमेंटम के लिए मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए मास से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप प्लस j कैप आएगा, तो ये गलत दे दिया है, हटाओ इसको। एक्सीलरेशन के लिए क्या है 20i कैप प्लस 10j कैप है, तो ई को सही करो, ई को सही करो, ई को क्या करो, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना आ रहा है, ये देखिए एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 20i कैप प्लस 10j कैप आ रहा है, ई को सही करें। हाँ, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना आ रहा है, सही आ रहा है ना एक्सीलरेशन, हाँ 20ti कैप, यानी ई को सही करें, ई को, ये क्या जी कोई ई दिया ही है नहीं क्या, ABCD ई, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल अभी सही करा दे रहे हैं हम, ठीक है। वेलोसिटी कितना हो गया 10i कैप प्लस 10j कैप, एकदम सही दे रहा है, ए भी सही है, ए सही है, हाँ BCE, अरे भैया इसमें हमने चेंज कराया था, चेंज नहीं किए लोग, ठीक है, इसको जरा ई कर लो, तो इसको ई, ये सारे ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, हाँ ये इसको जरा चेंज करिए, जो तीनों बोले हैं जरा धीरे से उसको अभी लिख दे रहे हैं क्योंकि 9 बज गया, ठीक है ना, आई बात समझ में, उनको रितेश जी को फ़ोन कर दीजिए, कभी सर थोड़ा सा क्या है करेक्शन है, अभी जहाँ करेक्शन होगा वहाँ बच्चे रुके रहेंगे, हम करा रहे हैं, धीरे से कर दीजिएगा, ठीक, जहाँ डाउट होगा उस क्वेश्चन को अभी बाद में करेंगे, ठीक, हाँ करेक्शन है वहाँ जाके फ़ोन कर दीजिए।
तो ये देखिए अब यही है, तो कोई मतलब वही ई एफ है, ई और ये देखिए 34 में ये क्या हो जाएगा, ई सही है, ए सही है, ठीक है, ई सही है, ए सही है। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना था। एंगुलर मोमेंटम के लिए बेटा क्या है, यल इक्वल टू क्या करोगे, आर क्रॉस पी करोगे। तो आर क्रॉस पी करोगे, चलो आर क्रॉस पी करते हैं। पी कितना होगा, पी इक्वल टू एम बी होगा। तो जब एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो पहले देखो आर कितना है, आर है आपका 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और पी कितना है, पी जो है वह कितना है, आई कैप प्लस जे कैप। तो बताइए आर क्रॉस पी निकाल रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, आई जे है के में आंसर होगा 10/3 माइनस 5, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -5/3 के कैप, -5/3 हाँ के कैप, ये भी सही है एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क के लिए क्या करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे। तो अब देखो आर क्रॉस एफ कितना है, जरा देखो आर क्रॉस एफ, आर दिया है आपका 10/3 आई कैप और प्लस 5 जे कैप। एफ कितना है जरा देखो, एफ है एम में, एफ कितना है एम में, कहाँ गया एम में, हाँ एम में का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई कैप प्लस जे कैप आएगा। अब देखो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3 माइनस 10, 30 में से 10 जाएगा 20/30 के कैप। हाँ एकदम सही है। तो इसका मतलब ए बी सी ई, डी ही केवल गलत है, डी ही केवल गलत है, बस एफ की जगह ई करना था। हाँ तो अभी सही हो जाएगा। फिर 35 देखिए, द वैनिशिंग ऑफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड द वैनिशिंग ऑफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क आर डिपेंडेंट कंडीशन है। डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर सिग्मा एफ 0 है तो सिग्मा टाउ भी 0 होगा, एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे कपल के केस में सिग्मा एफ 0 होता है तो सिग्मा टाउ 0 नहीं होता है। रोलिंग मोशन के केस में सिग्मा एफ नॉट इक्वल टू 0, सिग्मा टाउ नॉट इक्वल टू 0। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भैया दोनों 0 हो जाएं या दोनों न 0 हो जाएं, एक 0 हो सकता है दूसरा, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, गलत। द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, ठीक है, इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ठीक है, ये भी नहीं है। टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, हाँ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। कब, इफ द टोटल एक्सटर्नल, डिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इनकरेक्ट है। हाँ पॉइंट्स टू पॉन्डर में मिलेगा आपको। 36, एक 10 मीटर की सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि भैया उस पर नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 लग रहा है। N1 N2 की वैल्यू बताइए, रेशियो बताइए। तो ये 10 मीटर है, ये 10 है तो ये 8 है, क्वेश्चन में ये 6 मीटर दिया है, ठीक है। यहाँ एक एंगल थीटा होगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 6/10। वेट कहाँ लगेगा, वेट नीचे लगेगा, वेट W। तो आप देख रहे हैं N1 किसके इक्वल होगा, अगर ये बैलेंस है, यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, यहाँ फ्रिक्शन कैसे लगेगा F। N1 किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, ये बोलिए N2 के बराबर होगा। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप यहीं पे आ जाइए चुपचाप। तो जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम करेंगे तो ये देखिए एक टॉर्क ये हो जाएगा और एक टॉर्क इसके कारण हो जाएगा। तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, देखना N1 W के बराबर आ गया, N1/N2 निकालना है, N2 अब निकालना है। तो टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू टाउ क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा N1 ये देखिए N2 N2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 8 इक्वल टू W इंटू ये क्या हो जाएगा ये 5, तो W इंटू 5 कॉस थीटा, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना बाबू। हाँ तो अब क्या हो जाएगा N2 इंटू 8 W इंटू 5 कॉस थीटा कितना हो जाएगा 6/10, 6/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए हाँ यहाँ से कुछ कट पिट रहा है, 6/10 का मतलब 5 2 जा होगा, 2 3 जा होगा, यानी N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3W/8। अब आपको N1/N2 निकालना है, तो N1 किसके बराबर है W, 3W/8 कट के इसका मतलब 8 कितना हो जाएगा 3, 8 कितना हो जाएगा 3। अब आइए 37 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड ऑन द रिम, wound round on the rim of a flywheel of mass 40 kg and radius 40 cm. A steady pull of 50 Newton applied on the cord as shown in the figure.
तो आपको बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना तो आपके दाएं हाथ का खेल है। कैसे बता देंगे, I = हाफ mr²। यम भी दिया है, आर भी दिया है, ये देखिए हाफ यम कितना दिया है 40, आर कितना दिया है 0.16, ठीक है 2 से 20 यानी 3.2, 3.2 का मतलब क्या हो गया 32/10, 16/5 यानी ये क्या हो गया 16/5 हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ये देखिए इसके कारण टॉर्क लगेगा, तो टाउ = क्या होगा RF/I α। आर कितना है भैया 50, ठीक है, आर कितना है 0.4, आई कितना है 16/5 अल्फा, तो 16/5 का मतलब 50, ये 4 हो जाएगा, 5 के 20, 20 16/5, ठीक है अल्फा, 20 25 100, 100/16 अल्फा यानी 4 से 25 4, यानी ये आपका हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन 25/4। वर्क डन बाय द पुल व्हेन 6 मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड, तो 6 मीटर अनवाउंड के केस में W = कितना हो जाएगा F × S, F कितना है 50, S कितना है 6, 300 जूल होगा, कितना होगा 300। काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील व्हेन 4 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनवाउंड, देखना 4 मीटर अनवाउंड है उसके केस में निकालना है, तो जब 4 मीटर अनवाउंड है तो 4 मीटर अनवाउंड के केस में कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 मीटर अनवाउंड के केस में कितना हो जाएगा, 4 मीटर अनवाउंड के केस में तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ½I⍵², ठीक है। अब देखिए अगर रेस्ट से चल रहा तो ω² क्या होगा 2α θ, तो 2 तो कट गया यानी Iα θ हो गया। अब बताइए I कितना है, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16/5 है, अल्फा कितना है अल्फा 25/4 है, और थीटा 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 एंगल = आर्क अपॉन रेडियस, तो कितना 4 मीटर चल रहा है तो और रेडियस कितना है एंगल = आर्क, आर्क हो गया 4 और ये कितना हो गया 0.4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 से 5 जाएगा, 4 से 4 जाएगा और ये 10 जाएगा, तो इसका मतलब 5 को 20 और ये कितना हो जाएगा 200, यानी कौन हो गया P वाला। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन होगा ए का अरे भैया ए का Q, बी का R, ए का Q बी का R, सी का यस, हाँ ठीक है, डी का P, सही है सी वाला होगा। एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर विल इंक्रीज फ्रॉम 1800 RPM टू इतना बाई सेकेंड, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक, तो सबसे पहले अल्फा निकाल देते, मतलब ये थीटा निकाल देते हैं, थीटा क्या होगा ω0t + ½ α t², ठीक है। तो इसका एक और तरीका है, जैसे थीटा निकालने का जब टाइम दिया हो तो आप ऐसे निकाल दिया करिए, हाँ थीटा = ω + ω02 × टाइम, ऐसे निकाल दिया करिए थीटा, ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे निकाला है तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल दीजिए थीटा, ये भी हम आपको फार्मूला बताए हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2π, हाँ 1800 अपॉन, ठीक है 60, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा ये 3120 2π रेडियन पर सेकंड में बदल रहे हैं, ठीक है, ये 60 अपॉन कितना हो जाएगा 2 × t, ये हो गया 22, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1804 आएगा, 1804 पाई आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n = क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n = क्या होता है, n = 1804 π/2π, पाई का हिसाब हो गया, ये 902 आ गया, ठीक है। ध्यान से एक चीज को, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, चलिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर प्रोडक्ट करिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7i कैप - j कैप + 5k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेना, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं उसी तरह, 7 7 जा 49 + 1 + 25 यानी रूट में 75, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, सब मैग्नीट्यूड लेना है, हाँ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 3 4 5 तो 6 25 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब करा इनका रेशियो बताओ, तो रूट 75/25, तो ऐसा करते हैं पूरा रूट लगा लेते हैं, 75 25 25 हो गया इंटू 25, ये देखो 25 से कितनी बार चला गया 3,
3 में 25 से डिवाइड करोगे, 25 से, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 12, रूट में 0.12, रूट में 0.12, ये आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, फिर देखिए 40 क्या कर रहा है, 3 आइडेंटिकल मास ईच 1 kg प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्स पे रखा गया है, करा है फ्रॉम ए, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए से निकालना है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक, तो अब ये 1 मीटर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलो 0 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/2, √3/2। चलिए एक्ससीएम निकालिए, एक्ससीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 0 + 1 × 1 + 1 × 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो 1 + 1/2 3/2 हो गया, 3 कट गया, 1/2 हो गया, तो 1/2 एक ही में है ही, उसी को मार दो। चलो YCM भी निकाल लो, YCM है 1 × 0 + 1 × 0 + 1 × √3/2 अपॉन कितना हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 √3, तो 1/2 √3 का मतलब बी वाला हो गया, ये 40 हो गया। 41 देखिए, चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विथ स्पीड v on smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of center of mass? तो जब लड़का दौड़ेगा बेटा तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा 0 होगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब स्पीड रिमेन कांस्टेंट। 42 ए मेरी गो राउंड मेड ऑफ ए रिंग लाइक प्लेट ऑफ रेडियस r एंड मास m, ए पर्सन ऑफ मास m/2 इज स्टैंडिंग ऑन इट। हाँ ये देखिए पर्सन अब किसी तरह से स्टैंड है, ये देखिएगा इसका मास m दिया गया है, पर्सन m/2 है, पता नहीं चाहे दोनों पैर यहाँ रख के हो खड़ा, हाँ इसे एक पैर यहाँ रख दिया हो, एक पैर यहाँ रख दिया हो, या ऐसे करके ऐसा खड़ा हो, ऐसे दोनों पैर रख के, समझ में आया, ऐसे करके दोनों पैर यहाँ पे रखा हो, ऐसे खड़ा हो, जैसे भी हो, इसका मास m/2 दिया है, समझ में आया। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी गई है, तो अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो I1 ω1 इक्वल टू बच्चा लोग I2 ω2 होगा। तो पहले ये देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², कहीं भी हो आदमी को हम पॉइंट मास मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पॉइंट मास, तो पॉइंट मास मान लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा जरा बताओ, चाहे कैसे किधर भी खड़ा हो बस ये बैलेंस है, तो पॉइंट मास मान लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा mr²/2। I2 उतर गया तो खाली mr² होगा और ω2, तो इसका मतलब 3/2 mr², और ये कितना हो जाएगा mr², ω2 ये कट गया, ω2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 ωc। फिर 43 में आ जाते हैं, फॉर जनरल रोटेशनल मोशन एंगुलर मोमेंटम L एंड एंगुलर वेलोसिटी नीड नॉट टू बी पैरेलल। सही कह रहा बेटा, जैसे जनरल रोटेशनल मोशन का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे अगर कोई डगमगाता हुआ मोशन हो, जैसे मान लो एकदम सही ना हो, पहिया इसे डगमग 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 कर रही है, जैसे ट्रॉली वॉली का नहीं देखते हो पीछे वाला पहिया, या साइकिल वाइकिल में कभी बेरिंग हो जाती है खट 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 ऐसे करती है, बेरिंग फूटी रहती है, तो उस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम ये कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया भी है, देख लेना। स्टेटमेंट सेकंड, व्हेन डिस्क रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो एंड रिमेन सेम। अरे भैया अल्फा इक्वल टू d⍵/dt होता है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो अल्फा नॉन जीरो नहीं जीरो होगा, तो इसका मतलब ये गलत बोला है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, यानी बी वाला है। फिर दिया 44 F इक्वल टू टी आई कैप, ये देखिए F इक्वल टू टी आई कैप दिया है, एक्ट ऑन द मास ऑफ बॉडी 1 kg आउट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ तो F इक्वल टू करा कौन कौन सा सही है इसमें, तो ये देखिए F इक्वल टू क्या दे दिया, F इक्वल टू टी आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, F इक्वल टू टी आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। तो सबसे पहला काम आप एक्सीलरेशन निकाल दीजिए, A इक्वल टू m/f होगा, ये टी आई कैप अब प्लस जे कैप होगा, या इसी को आई कैप प्लस हम जे कैप कहेंगे, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करिए, चलिए एक बार डिफरेंशिएशन करिए, इंटीग्रेशन सॉरी t² आई कैप प्लस टी जे कैप, या इसी को 1/2 आई कैप प्लस क्या कर देंगे जे कैप। एक बार और इंटीग्रेशन करिए, बस पहुंच गए हम पोजीशन तक, तो ये क्या हो गया t³ आई कैप t²/2 जे कैप, यानी क्या हो जाएगा 1/6 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। अब देख लीजिए क्या क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो 1/2 कॉमन करेंगे तो आई प्लस जे आ जाएगा, यानी वेलोसिटी सही है, ठीक है।
अब क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv। तो इसका जरा मैग्नीट्यूड निकाला, क्या होगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, रूट में 1 + 2 2 4, यानी रूट में 5/2 अंदर ले जाओगे 4, यानी रूट में 1.25। ठीक है, एक से ज़्यादा ही आएगा, इसका मतलब ये भी सही है, ई भी सही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ग्रेटर देन 1। अब बचता कौन है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये रूट में 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये गलत आएगा, बी नहीं आएगा, यानी बी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे टाउ और निकाल लेते हैं। तो टाउ के लिए क्या करना पड़ेगा, टाउ इक्वल टू होगा R क्रॉस एफ। ठीक है, ये देखिए R कितना है भैया, R जो दिया है वह कितना है, जरा 1/6 I कैप प्लस 1/2 J कैप। एफ कितना है भाई, I कैप प्लस J कैप। तो टाउ निकालोगे तो कितना होगा, 1/6 माइनस 1/2 कौन कैप में, K कैप में, 3 से, यानी 3 से ऊपर नीचे, यानी -1/3 K कैप, यानी सही दे दिया है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम R कितना दिया है, 1/6 I कैप प्लस 1/2 J कैप। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, P इक्वल टू mv, यानी 1/2 I कैप प्लस J कैप। तो बताओ यल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यल निकालोगे तो 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम आया 24, 6 से 4, 4 से 6 माइनस 2/24 K कैप है, लेकिन -1 कितना है, तो ये गलत दिया है, ये देखो वेक्टर में दिया है, ये गलत दिया है। तो इसका मतलब कौन कौन सही होगा, A C E, हाँ ए वाला हो गया। चलिए 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आ जाए। करा कि भैया सारी बॉडी का मास और रेडियस सेम दिया है, करा रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क एंड रिंग थ्रू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलो डिस्क और रिंग, डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन, पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। पहले डिस्क दिया है फिर रिंग दिया है, तो इसका जो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा ना तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाता है। तो इसका हो गया 3/2mr², इसका हो गया 2mr², हाँ ठीक है, कट गया 3/4। अब यही क्या हो जाएगा, K1/K2 रूट में कर दिया करिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी को रूट में कर दिया करिए। ठीक है, आ गया रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर थ्रू टेंजेंट। तो सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के थ्रू क्या होता है, 7/5mr² होता है, और हॉलो स्फीयर का क्या होता है 2/3 प्लस 5/3mr² होता है। हाँ, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 21/25, इसी 21 रूट में कर दीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन रेशियो निकल जाता है 21/25। बी का पी हो जाएगा, बी का पी हो जाएगा, ए का आर, बी का पी। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क थ्रू डायमीटर, ये देखो डिस्क का डायमीटर के थ्रू कितना हो गया, डिस्क का डायमीटर के थ्रू होता है 1/4mr² होता है। एंड रिंग थ्रू टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, रिंग का टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन कितना होता है 3/2mr² होता है, 3/2mr²। चलिए दोनों का रेशियो निकालिए, I1/I2 करेंगे तो कितना होगा, I1/I2 करेंगे तो 1/4/3/2 या 1/6 रूट कर दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए, रूट आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर थ्रू सेंटर ऑफ मास, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना होगा 2/5mr²। एंड डिस्क थ्रू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, डिस्क टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, डिस्क टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये 1/2mr² यानी 3/2mr²। 3/2mr² का मतलब बेटा कटम, यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/15 नहीं है, क्या है रूट में है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला ही हो जाएगा, तो कौन सा होगा, सी वाला। ठीक, तो इस तरह से देखिए 45 क्वेश्चन हो गए हैं भैया, 45 क्वेश्चन। अगला टेस्ट आपका क्या है, टाइम आपको बता दिया जाएगा क्या है, हाँ देखिएगा मैग्नेटिज्म, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, 180 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। तो इस तरह से देखिए जो टेस्ट पेपर बन रहा है बेटा, ये सब आपका एनसीईआरटी से है, सब एनसीईआरटी, नीट के पीवाईक्यू, जेईई के पीवाईक्यू को मैं फॉलो कर रहा हूँ, एग्जाम्पलर को फॉलो कर रहा हूँ, हाँ सब एकदम। तो आप लोग भी उसको पढ़ के आइए ताकि अच्छा करिए, एक एक पेपर एक एक क्वेश्चन में ना बनाना पड़ रहा है, ये सब देखिए सब,
हाँ ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ सब एक एक क्वेश्चन क्या है हाँ बनाए हैं, तो ध्यान दीजिए। सब बनाने का मतलब ये नहीं है कि अपने से बनाए, जो एनसीईआरटी से है उसी से मैंने निकाला है। तो बेटा अगर इस तरह से फिजिक्स फॉलो करेंगे तो जो आपकी गड़बड़ी हो रही है ना फिजिक्स की वजह से, जो आप लोग चिल्लाते हैं कि सिलेक्शन रुक जाता है, तो बच्चों रुकेगा नहीं। टेस्ट को फॉलो करो। हाँ घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, जैसे हम कह रहे हैं जैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, एग्जाम्पलर लगाना है। जेई के 2024 के, 2025 के, 2023 के लास्ट के, उधर 2010 वाले क्वेश्चन, 2 वाले क्वेश्चन, नीट के, ये सब लगा के बेटा आइए और पेपर अच्छा करिए। और देखिएगा एकदम इसी तरह से जैसे आप गुरुकुल का टेस्ट दे रहे हैं वैसे ही आपको नीट में भी लगेगा कि हाँ वैसे ही पेपर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।